हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं सौरभ शर्मा आपका अपने चैनल मिनी अटेम्प्ट पर स्वागत करता हूं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल की वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें। तो आज हम इम्पोर्टेंट एमसीक्यू फॉर कार्डियोवैस्कुलर डिजीज पढ़ने वाले हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे? कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, हम उनके लिए आज स्टडी करेंगे। आज का जो सेशन है मेरा वो मेनली नॉर्थ सेट के लिए है। नॉर्थ सेट के जो टेस्ट है 8 तारीख को जो होने वाला है, 8 सितंबर को जो होने वाला है, उस टेस्ट में कुछ ऐसे क्वेश्चंस मैंने तैयार किए हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के जो हमेशा पूछे जाते हैं, कहीं ना कहीं वो बार बार एग्जाम्स में रिपीट होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इम्पोर्टेंट एमसीक्यू फॉर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम डिजीज। तो शुरू करने से पहले आप फटाफट से ज्वाइन हो जाइए, जल्दी से जल्दी ज्वाइन होइए, एक दूसरे को शेयर कीजिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे मैं क्लास स्टार्ट करूं। फटाफट से ज्वाइन होइए। हो गए ज्वाइन? चलिए तो शुरू करते हैं आज का सेशन, इम्पोर्टेंट एमसीक्यू फॉर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम डिजीज। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, द स्मॉलेस्ट वेन इज कॉल्ड। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? द स्मॉलेस्ट वेन इज कॉल्ड मीन्स सबसे छोटी जो वेन है, वेन को हम हिंदी में कहते हैं शिरा। क्या कहते हैं? शिरा। तो स्मॉलेस्ट वेन इज कॉल्ड, ऑप्शन है ऑप्शन ए कैपिलरीज, ऑप्शन बी वीना कावा, ऑप्शन सी वेन्यूल्स एंड ऑप्शन डी है साइनस। ऑप्शन ए है कैपिलरीज, ऑप्शन बी वीना कावा, ऑप्शन सी वेन्यूल्स एंड ऑप्शन डी साइनस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, वेन्यूल्स। ये वेन्यूल्स क्या है? जो हमारी वेन है, जो जनरली जिनको हम वेन कहते हैं, शिरा, उन शिराओं की छोटी छोटी जो ब्रांचेस हैं, यानी वेन्स की स्मॉलेस्ट ब्रांच, उनको हम वेन्यूल्स कहते हैं। ऐसे ही इसमें पूछा जा सकता है जो आर्टरी है उनकी छोटी ब्रांच को हम क्या कहते हैं, या स्मॉलेस्ट ब्रांच ऑफ आर्टरीज, उनको हम कहते हैं आर्टीरियोल्स। और जो सबसे छोटी वेसल्स होती हैं उनको हम कैपिलरीज कहते हैं। हमेशा याद रखना इन पॉइंट्स को। उसके बाद में चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ ह्यूमन बॉडी। सेकंड क्वेश्चन है लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ ह्यूमन बॉडी इज ऑप्शन ए आयोटा, ऑप्शन बी कैपिलरीज, ऑप्शन सी कैरोटिड आर्टरी, ऑप्शन डी पल्मोनरी आर्टरी। तो आप फटाफट से कमेंट कीजिए इन चारों में से कौन सा आंसर सही है, कौन सा आंसर इस क्वेश्चन का सही है। लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ ह्यूमन बॉडी, हमारे शरीर की सबसे बड़ी आर्टरी कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, आयोटा। आयोटा इज द लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ ह्यूमन बॉडी। हमारे शरीर की सबसे बड़ी आर्टरी होती है आयोटा। चलिए उसके बाद में नेक्स्ट डिस्कशन करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है विच लेयर ऑफ आर्टरी कंटेन्स स्मूथ मसल्स। हमारी जो आर्टरीज हैं उनकी कौन सी लेयर्स स्मूथ मसल्स कंटेन्स करती है, यानी स्मूथ मसल्स पाई जाती हैं? ऑप्शन ए ट्यूनिका इंटिमा, ऑप्शन बी ट्यूनिका मीडिया, ऑप्शन सी ट्यूनिका एल्व्यूजीनिया, ऑप्शन डी है ट्यूनिका एक्सटर्ना। फटाफट से कमेंट कीजिए। ऑप्शन ए इंटिमा, ऑप्शन बी ट्यूनिका मीडिया, ऑप्शन सी ट्यूनिका एल्व्यूजीनिया एंड ऑप्शन डी ट्यूनिका एक्सटर्ना। तो ये चारों ही
जो ऑप्शन है इनमें से हमारी आर्टरीज में जो वॉल्स हैं ये उन्हीं वॉल्स के नाम होते हैं। उन्हीं में से स्मूथ मसल्स किस में पाई जाती हैं? आंसर है इसका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, ट्यूनिका मीडिया। ट्यूनिका मीडिया, मीडिया वर्ड मिड के लिए यानी बीच के लिए यूज होता है। तो जो हमारी वेसल्स होती हैं उनकी मिडिल लेयर का नाम होता है ट्यूनिका मीडिया। तो जो ट्यूनिका मीडिया है उसके अंदर स्मूथ मसल्स पाई जाती हैं। तो बच्चों ये स्मूथ मसल्स क्या होती हैं? ये स्मूथ मसल्स ऐसी मसल्स होती हैं जो टोटली इनवॉलेंट्री होती हैं, वो हमारी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करती। कैसी होती हैं स्मूथ मसल्स? इनवॉलेंट्री। मैं यहीं पे आपको बता दूं, आपके एग्जाम में इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विच मसल इज टोटल इनवॉलेंट्री? तो उसका करेक्ट आंसर होगा स्मूथ मसल्स। दूसरी तरह से भी पूछा जा सकता है, ऐसी मसल्स का नाम बताइए जो वॉलेंट्री होती हैं। तो उसका करेक्ट आंसर होगा स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल्स आर टोटल वॉलेंट्री, हम अपनी इच्छा के अनुसार काम कर सकते हैं। और तीसरी प्रकार की मसल होती है कार्डियक मसल्स, जो कि हार्ट की मायोकार्डियम में पाई जाती हैं, जो कि टोटल इनवॉलेंट्री होती हैं, उन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है। क्लियर हो गया? तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, विच आर्टरी सप्लाई द डायफ्राम? ऐसी कौन सी आर्टरी है जो डायफ्राम को सप्लाई करती है? ऑप्शन ए इंफीरियर मीजेंट्रिक आर्टरी, ऑप्शन ए इंफीरियर मीजेंट्रिक आर्टरी, ऑप्शन बी सुप्रा रीनल आर्टरी, सुप्रा रीनल आर्टरी, ऑप्शन सी कॉलिक आर्टरी, ऑप्शन डी इंफीरियर फेनरिक आर्टरी। तो बच्चों फटाफट से कमेंट करके बताइए आप कौन सा आंसर सही है। ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन बी सही है, सी सही है या डी सही है? ऑप्शन ए है इंफीरियर मीजेंट्रिक आर्टरी, ऑप्शन बी सुप्रारीनल आर्टरी, ऑप्शन सी कॉलिक आर्टरी, ऑप्शन डी इंफीरियर फेनरिक आर्टरी। तो बताइए फटाफट से कमेंट करके, और बीच बीच में वीडियो को शेयर करते रहिए। अगर क्वेश्चन आपको अच्छे लगते जाएं तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, बीच बीच में लाइक भी करते रहिए बच्चों। तो इसका आंसर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी इंफीरियर फेनरिक आर्टरी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इंफीरियर फेनरिक आर्टरी। क्या होती है इंफीरियर फेनरिक आर्टरी? फेनरिक वर्ड डायफ्राम के लिए यूज होता है। कोई भी वेसल अगर फेनरिक वर्ड लगा हुआ है तो वो डायफ्राम को सप्लाई करेगी। ये डायफ्राम क्या है? डायफ्राम एक स्पेशलाइज्ड मसल का नाम है बच्चों। तो डायफ्राम एक ऐसी मसल है जो हमारी एब्डोमिनल कैविटी और थोरेसिक कैविटी दोनों को ही अलग करता है। एक मसल है जो कि हमारी एब्डोमिनल कैविटी और थोरेसिक कैविटी दोनों को अलग करता है, दोनों के बीच में एज ए वॉल काम करता है। ठीक है, साथ में डायफ्राम हमारी रेस्पिरेटरी मसल्स भी हैं। याद रखना, कभी भी क्वेश्चन आपसे किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि रेस्पिरेटरी मसल डायफ्राम है या नहीं। तो इसका सही आंसर होगा है, डायफ्राम है। करेक्ट, डायफ्राम एक रेस्पिरेटरी मसल है। ठीक है बच्चों, उसके बाद में चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, पोस्ट यूरल हाइपरटेंशन इज। क्वेश्चन नंबर 5 है पोस्ट यूरल हाइपरटेंशन इज। तो ऑप्शन ए ड्रॉप इन सिस्टोलिक प्रेशर लेस देन 10 mm of Hg, 10 mm of Hg when the patient changes the position from lying to sitting। ऑप्शन बी है ड्रॉप इन सिस्टोलिक प्रेशर ग्रेटर देन 10 mm of Hg when the patient changes the position from lying to sitting। बच्चों ऐसे क्वेश्चन निम्स में बहुत पूछे जाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सी ड्रॉप इन डायस्टोलिक प्रेशर लेस देन 10 mm of Hg when the patient changes the position from lying to sitting। ऑप्शन है ड्रॉप इन डायस्टोलिक प्रेशर लेस देन 10 mm of Hg when the patient changes the position from lying to sitting। ये चारों ही ऑप्शन इसके दे रखे हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी ड्रॉप इन सिस्टोलिक प्रेशर इज ग्रेटर देन 10 mm of Hg when
द पेशेंट चेंज द पोजीशन फ्रॉम लाइंग टू सिटिंग। आंसर बी इज करेक्ट आंसर। आंसर बी इज करेक्ट आंसर। आंसर बी है ड्रॉप इन सिस्टोलिक प्रेशर ग्रेटर देन 10 mm of Hg when the patient change the position from lying to sitting। तो बच्चों ये क्या कह रहा है, जब किसी भी मरीज की पोजीशन लेटे से या बैठे से यानी सिटिंग पोजीशन या लाइंग पोजीशन से अगर वो स्टैंडिंग पोजीशन में अपराइट पोजीशन में आता है तो उस समय अगर मरीज में सिस्टोलिक प्रेशर 10 mm of Hg बढ़ता है, ग्रेट करता है यानी बढ़ता है, तो उस स्थिति को हम पोस्ट्यूरल हाइपरटेंशन कहते हैं, क्योंकि हाइपरटेंशन मींस ब्लड प्रेशर का इंक्रीज होना, बढ़ना। तो इसमें बहुत ही बड़ा अंतर, ग्रेट अंतर आता है 10 mm of Hg या ग्रेटर देन 10 mm of Hg। ठीक, उसके बाद में चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है ए पेशेंट इज ऑन बीटा एड्रिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट, व्हाट ऑब्जर्वेशन ए नर्स शुड मेक। बच्चों क्वेश्चन है ए पेशेंट इज ऑन बीटा एड्रिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट, व्हाट ऑब्जर्वेशन ए नर्स शुड मेक। यानी अगर किसी मरीज में बीटा एड्रिनर्जिक ड्रग्स या एजेंट चला रखे हैं तो उस समय नर्स की क्या ऑब्जर्वेशन होगी, वो क्या ऑब्जर्व करेगी। तो ऑप्शन ए है डिक्रीज इन बीपी, ऑप्शन ए है डिक्रीज इन बीपी, ऑप्शन बी है डिस्पीनिया डिस्पीनिया, ऑप्शन सी इंक्रीज इन हार्ट रेट, ऑप्शन डी डिप्रेशन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों, बताइए फटाफट से कमेंट कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर ए डिक्रीज इन बीपी। डिक्रीज इन बीपी, जो बीटा एड्रिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट होते हैं वो हमारे एड्रिनर्जिक जो बीटा एड्रिनर्जिक रिसेप्टर्स हैं उनको ब्लॉक करते हैं, जिससे बीपी डिक्रीज होता है, ब्लड प्रेशर डिक्रीज होता है। ठीक है बच्चों, हमेशा याद रखना। और बीच बीच में वीडियो को शेयर करते रहिए, बीच बीच में वीडियो को शेयर कीजिए, और जो जो आते जा रहे हैं वो कमेंट जरूर कीजिए, जिससे मुझे पता चलता रहे कि कौन कौन आ गया है, और आंसर देते रहिए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। कैल्शियम चैनल ब्लॉकिंग एजेंट ऑफ यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन इंक्लूड। क्वेश्चन है कैल्शियम चैनल ब्लॉकिंग एजेंट ऑफ यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन इंक्लूड। यानी ये जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपके सामने, 4 ऑप्शन जो दिखाई दे रहे हैं, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा कैल्शियम चैनल ब्लॉकिंग एजेंट हाइपरटेंशन, बढ़े हुए बीपी यानी हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट में यूज करते हैं। ऑप्शन ए है प्राजोसिन, ऑप्शन बी है लेडोफ्लाजिन, ऑप्शन सी है कैप्टोप्रिल, ऑप्शन डी है नेफिडिपाइन। तो बच्चों फटाफट से बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा आंसर डी, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, नेफिडिपाइन। जो नेफिडिपाइन ड्रग है वो एक कैल्शियम चैनल ब्लॉकिंग एजेंट होता है। ये हमारी बॉडी में कैल्शियम चैनल्स को ब्लॉक कर देता है, कैल्शियम को आने नहीं देता है, जिससे हाइपरटेंशन की जो परेशानी है वो ठीक होती है, ट्रीट होती है, माने बीपी नॉर्मल की तरफ जाता है मरीज का। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। मॉडिफिकेबल रिस्क फैक्टर इन द केस ऑफ हाइपरटेंशन इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। ऐसे क्वेश्चंस को हमें हमेशा पूरा पढ़ना चाहिए, इसके ऑप्शंस को पूरा पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसमें एक्सेप्ट लगा हुआ है यानी छोड़कर। इसमें एक ऑप्शन ऐसा होगा जिसको छोड़ करके बाकी के सभी करेक्ट होंगे। तो मॉडिफिएबल रिस्क फैक्टर इन द केस ऑफ हाइपरटेंशन इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। तो इसमें पूछा गया है ऐसा कौन सा कारक इन चारों ऑप्शन में से, ऐसा कौन सा कारक है, ऐसा कौन सा फैक्टर है जिसको आप बदल नहीं सकते। एक नर्स, एक मेडिकल स्टाफ, एक डॉक्टर उसको बदल नहीं सकता। तो इसमें ऑप्शन ए है एज, ऑप्शन बी है ओबेसिटी मोटापा, ऑप्शन सी है सॉल्ट इनटेक यानी नमक खाना, अगला है एल्कोहल इनटेक एल्कोहल का सेवन करना। तो इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा फटाफट से कमेंट कीजिए। आंसर ए इज करेक्ट आंसर, आंसर ए इज करेक्ट एज। बच्चों एक एज ही ऐसा फैक्टर है जिसको आप बदल नहीं सकते।
इन चारों में से आप बदल नहीं सकते। एज एक बार बढ़ने के बाद उसको आप कम नहीं कर सकते। लेकिन जो बी ऑप्शन है ओबेसिटी, उसको आप घटा सकते हैं एक्सरसाइज करके, सही एक बैलेंस डाइट लेकर के। अगला है सॉल्ट इनटेक, आप भोजन में नमक कम खा करके भी काम चला सकते हैं। डी एल्कोहल इनटेक, आप एल्कोहल के इनटेक को भी बंद कर सकते हैं, एल्कोहल लेना रोक सकते हैं। लेकिन इसमें से एज को आप कभी भी बदल नहीं सकते, बढ़ा या घटा नहीं सकते। तो इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है एज, यानी एज एक ऐसा रिस्क फैक्टर है जिसको आप बदल नहीं सकते, जो कि हाइपरटेंशन कॉज करता है। चलिए उसके बाद में चलते हैं हम अगले क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है पेशेंट सफरिंग विद हाई ब्लड प्रेशर शुड बी गिवन। कोई भी मरीज हाई ब्लड प्रेशर से गुजर रहा है, उसके अंदर हाई ब्लड प्रेशर है, तो उसको हम क्या देंगे? ऑप्शन ए हाई प्रोटीन डाइट, ऑप्शन बी लेस फाइबर डाइट, ऑप्शन सी लेस सोडियम डाइट एंड ऑप्शन डी नन। तो बताइए फटाफट से इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है पेशेंट सफरिंग विद हाई ब्लड प्रेशर शुड बी गिवन। मरीज का बीपी बढ़ा हुआ है, तो उस स्थिति में हम क्या देंगे? तो इसका करेक्ट आंसर है सी लेस सोडियम डाइट। बच्चों हमेशा याद रखना, जो सोडियम है, जो सॉल्ट है, सोडियम है, वो हमेशा वाटर होल्ड करता है, हमारी बॉडी में वाटर को सीक्रेट नहीं होने देता है, जिससे ब्लड का जो लेवल है, ब्लड का जो वॉल्यूम है वो बढ़ता है, वो इंक्रीज हो जाता है, जिससे मरीज में हाइपरटेंशन होता है, माने बीपी बढ़ता है। क्लियर हो गया? इसीलिए हम मरीज को जिसका बीपी बढ़ा हुआ हो या हाइपरटेंशन की शिकायत होती है, तो उसमें हम रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं सॉल्ट को, या अगर आवश्यकता है तो कम कर सकते हैं। ठीक है, तो लेस सोडियम डाइट देंगे मरीज को। क्या देंगे हम? लेस सोडियम डाइट इन द केस ऑफ हाई बीपी। चलिए उसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 10। वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स कैन नॉट बी यूज्ड इन हाइपरटेंशन मैनेजमेंट। इन चारों ऑप्शंस में से जो भी आने वाले हैं आपके सामने, उनमें से आपको बताना है ऐसी कौन सी ड्रग है जो हाइपरटेंशन के मैनेजमेंट में, हाइपरटेंशन के इलाज में यूज नहीं की जाती। ऑप्शन ए नेफिडिपाइन, ऑप्शन बी डोपामाइन, ऑप्शन सी प्रोप्रेनोलॉल, ऑप्शन डी रेसिरपाइन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी डोपामाइन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी डोपामाइन। जो डोपामाइन है वो हाइपरटेंशन के मैनेजमेंट में यूज नहीं की जाती। हमेशा याद रखना, डोपामाइन हाइपरटेंशन के मैनेजमेंट में यूज नहीं की जाती। ये डोपामाइन क्या है? डोपामाइन एक ऐसी ड्रग है जो हाइपोटेंशन में दी जाती है, हाइपरटेंशन में नहीं दी जाती। हाइपोटेंशन में दी जाती है, हाइपरटेंशन में नहीं दी जाती, क्योंकि ये कार्डियोजेनिक शॉक से बचाती है। किससे बचाती है? कार्डियोजेनिक शॉक से बचाती है। चलिए उसके बाद में हम आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। है क्वेश्चन नंबर 11। विच लेबोरेटरी टेस्ट प्रोवाइड द मोस्ट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन अबाउट द कार्डियक डैमेज। अगला क्वेश्चन है विच लेबोरेटरी टेस्ट प्रोवाइड्स द मोस्ट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन अबाउट कार्डियक डैमेज। माने इन चारों में से कौन सा ऐसा टेस्ट है जो कार्डियक डैमेज यानी हार्ट की मसल्स का डैमेज क्लियर कर देता है, क्लियरिफाई कर देता है। ऑप्शन ए है SGPT, ऑप्शन ए है SGPT, ऑप्शन बी है LDH, ऑप्शन सी है SGOT एंड ऑप्शन डी है CKMB। तो उसका करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों? फटाफट से बताइए, ऐसा कौन सा लेबोरेटरी टेस्ट है जो कार्डियक डैमेज को बताता है? तो आंसर डी इज करेक्ट आंसर। आंसर डी करेक्ट है, CKMB। ये CKMB क्या है? एक एंजाइम है जो कि हमारी मायोकार्डियम मसल्स के डैमेज के बाद ये सीक्रेट होता है। कब सीक्रेट होता है? मायोकार्डियम मसल डैमेज के बाद सीक्रेट होता है। तो जो CKMB है ये एक स्पेसिफिक टेस्ट है जो हमें जानकारी देता है कार्डियक डैमेज की। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया? हमेशा इसको याद रखना, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो कि रिपीट होता है। चलिए उसके बाद में चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12। एन इंक्रीज इन
क्रिएटिनाइन काइनेज एमबी, आइसो एंजाइम जिसका पूरा नाम है CKMB, जो CKMB है उसी का पूरा नाम है ये क्रिएटिनाइन काइनेज एमबी आइसो एंजाइम, कैन बी कॉज्ड बाई। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है जो CKMB है वो किस के कारण इंक्रीज होता है। ऑप्शन ए सेरिब्रल ब्लीडिंग, ऑप्शन ए सेरिब्रल ब्लीडिंग, बी मायोकार्डियल नेक्रोसिस, अगला है सी स्केलेटल मसल डैमेज, डी है इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन। तो बच्चों फटाफट से कमेंट कीजिए क्या है इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए बी सी डी इन चारों में से कौन सा करेक्ट है। तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर बी मायोकार्डियल नेक्रोसिस। इसका करेक्ट आंसर है मायोकार्डियल नेक्रोसिस। मायोकार्डियल नेक्रोसिस के कारण यानी मायोकार्डियम के डैमेज के कारण उसमें ब्लड सप्लाई प्रॉपर ना होने के कारण ये CKMB नाम का एंजाइम, CKMB आइसो एंजाइम ये सीक्रेट होता है, निकलता है। क्लियर हो गया। उसके बाद में चलते हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, 13वां क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज मोस्ट indicative of cardiac damage? Which of the following blood test is most indicative of cardiac damage? यानी ऐसा कौन सा टेस्ट है जो कार्डियक डैमेज को बताता है। ऑप्शन ए है लैक्टेट हाइड्रोजनेज, ऑप्शन बी है कंप्लीट ब्लड काउंट, ऑप्शन सी है ट्रोपोनिन आई, ऑप्शन डी है क्रिएटिनाइन काइनेज एंजाइम। बच्चों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। जो पुराना क्वेश्चन था यानी 12 नंबर का क्वेश्चन था उसी से रिलेट करता हुआ क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है ऐसा कौन सा ब्लड टेस्ट है उसमें कार्डियक डैमेज का पता चलता है। तो इसमें इन चार ऑप्शन में से ABCD में से कौन सा करेक्ट है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आंसर सी ट्रोपोनिन आई। बच्चों हमेशा याद रखना जो ट्रोपोनिन आई है वो ब्लड में सीक्रेट होता है। कब सीक्रेट होता है? जब कार्डियक डैमेज होता है, जब कार्डियक मसल्स डैमेज होती हैं उस स्थिति में ट्रोपोनिन आई सीक्रेट होता है। ये ट्रोपोनिन प्रोटीन होती है, हमेशा याद रखना। CKMB जो भी मैंने बताया था वो एक एंजाइम है और ये एक प्रोटीन है। इसी का दूसरा सब्स्टिट्यूट भी होता है ट्रोपोनिन ए। कौन सा होता है? ट्रोपोनिन ए। वो कब निकलता है? वो स्केलेटल मसल डैमेज के कारण निकलता है बच्चों, वो स्केलेटल मसल डैमेज के कारण निकलता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ट्रोपोनिन आई। इसका करेक्ट आंसर क्या है? ट्रोपोनिन आई। उसके बाद में चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, 14वां क्वेश्चन, ट्रेडमिल टेस्ट एंड स्ट्रेस टेस्ट इज यूज्ड टू डिटेक्ट। माने ट्रेडमिल या स्ट्रेस टेस्ट किसको डिटेक्ट करने के लिए, किसको पता करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है बच्चों, इसमें ऑप्शन ए है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, ऑप्शन बी है एरिथमिया, ऑप्शन सी है मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन, ऑप्शन डी है वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। ऑप्शन ए है, दोबारा से सुनिए ध्यान से, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, ऑप्शन बी है एरिथमिया, ऑप्शन सी है मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन, ऑप्शन डी है वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। बच्चों फटाफट से कमेंट कीजिए इन चारों में से कौन सी डिजीज का पता करने के लिए ट्रेडमिल या स्ट्रेस टेस्ट यूज होता है। तो उसका करेक्ट आंसर है आंसर सी मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन। मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन, जो मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन है जिसको हम हार्ट अटैक भी कहते हैं, तो हार्ट अटैक का पता हम स्ट्रेस टेस्ट या ट्रेडमिल टेस्ट से करते हैं। ठीक है बच्चों, कई बार क्वेश्चन आ चुका है ये। उसके बाद में चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, 15वां क्वेश्चन, एंजियोग्राफी इज द एक्सरे विजुअलाइजेशन ऑफ। एंजियोग्राफी इज द एक्सरे विजुअलाइजेशन ऑफ, यानी एंजियोग्राफी किसका विजुअलाइजेशन होता है। तो इसमें ऑप्शन ए दे रखा है हार्ट, बी दे रखा है लंग्स, सी दे रखा है ब्लड क्लॉट या डी दे रखा है ब्लड वेसल्स। तो फटाफट से बच्चों बताइए जो एंजियोग्राफी है वो किसका एक्सरे विजुअलाइजेशन होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। क्या है इसका करेक्ट आंसर? ऑप्शन डी, ब्लड वेसल्स। जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं, चाहे आर्टरी हो, वेन हो, कैपिलरीज हो, इनमें से किसी का भी हो,
उन सबको टेस्ट करने के लिए एंजियोग्राफी यूज होता है। ठीक है, इन ब्लड वेसल्स में कोई भी रुकावट हो, कोई भी डैमेज हो, उन सब का पता एंजियोग्राफी से हम कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो एंजियोग्राफी किसका विजुअलाइजेशन है? ब्लड वेसल्स का। किसका? ब्लड वेसल्स का। ठीक, उसके बाद में चलते हैं हम अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, 16वां क्वेश्चन। विच ड्रग एडमिनिस्टर फर्स्ट इन द कंडीशन ऑफ हार्ट अटैक? बच्चों पूछा गया है ऐसी कौन सी ड्रग है जो हार्ट अटैक की कंडीशन में एडमिनिस्टर की जाती है, सबसे पहले हम उसका उपयोग करते हैं। हार्ट अटैक में सबसे पहले कौन सी दवाई यूज करते हैं? ऑप्शन ए है एस्पायरिन, ऑप्शन ए है एस्पायरिन, ऑप्शन बी है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, ऑप्शन बी है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। बच्चों अगला क्वेश्चन का ऑप्शन है सी का स्टेटिन, अगला ऑप्शन है ए सी ई इनहिबिटर, ए सी ई इनहिबिटर। तो उसका करेक्ट आंसर बताइए फटाफट से, ऐसी कौन सी दवाई है, ऐसी कौन सी ड्रग है जो हार्ट अटैक में सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेट की जाती है? तो इसका आंसर ए इज करेक्ट, आंसर ए इज करेक्ट, एस्पायरिन। बच्चों एस्पायरिन एक एनएसएआईडी ड्रग है, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग, जो कि सबसे पहले हम हार्ट अटैक की कंडीशन में यूज करते हैं। किसमें यूज करते हैं? हार्ट अटैक की कंडीशन में। चलिए उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 17, 17, नाइट्रोग्लिसरीन इज एडमिनिस्टर्ड बाय विच रूट? बच्चों इसमें पूछा गया है जो नाइट्रोग्लिसरीन ड्रग है उसको किस रूट से, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है, कॉमन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नाइट्रोग्लिसरीन इज एडमिनिस्टर्ड बाय विच रूट? फटाफट से बताइए अगर आपको पहले से पता है तो। ऑप्शन ए पेरेंट्रल रूट, ऑप्शन बी बाय द इनहेलेशन, ऑप्शन सी इंसर्शन, ऑप्शन डी सब लिंगुअल रूट। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? नाइट्रोग्लिसरीन हम कहां से, किस रूट से एडमिनिस्टर करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? ऑप्शन डी, सब लिंगुअल रूट। क्या होगा? सब लिंगुअल रूट। ये सब लिंगुअल रूट क्या है? जीभ के नीचे, यानी जीभ के नीचे जब हम दवाई को रख के, किसी भी दवाई को रखते हैं, वो सब लिंगुअल रूट कहलाता है। जीभ के नीचे रख के लेकर जो दवाइयाँ हम लेते हैं उसे हम सब लिंगुअल रूट कहते हैं। तो जो नाइट्रोग्लिसरीन है वो सब लिंगुअली ली जाती है, एमआई के पेशेंट में, हार्ट अटैक के मरीज में जीभ के नीचे रखी जाती है बच्चों। ठीक है, उसके बाद में चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, 18वां क्वेश्चन। क्वेश्चन है थेराप्यूटिक रोल ऑफ मॉर्फिन इनटू फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ एमआई। क्वेश्चन है थेराप्यूटिक रोल ऑफ मॉर्फिन, मॉर्फिन का थेराप्यूटिक रोल पूछा गया है इन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ एमआई, यानी एमआई के मैनेजमेंट में जो मॉर्फिन है उसका थेराप्यूटिक रोल क्या है बच्चों? ऑप्शन ए है पेन रिलीफ, ऑप्शन बी है इंक्रीज द O2 सप्लाई टू द मायोकार्डियम, इंक्रीज द O2 सप्लाई टू द मायोकार्डियम, ऑप्शन सी है इंक्रीज द कोरोनरी आर्टरी वैसोडाइलेशन, ऑप्शन सी है इंक्रीज द कोरोनरी आर्टरी वैसोडाइलेशन, एंड ऑप्शन डी है बोथ बी एंड सी। तो फटाफट से आप बताइए, कमेंट कीजिए, जो मॉर्फिन है उसका थेराप्यूटिक रोल फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ एमआई में क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, बोथ बी एंड सी। बच्चों हमेशा याद रखना, जो मॉर्फिन है वो एमआई की कंडीशन में जब हम देते हैं तो वो एक तो हमारी मायोकार्डियम को O2 की सप्लाई यानी ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ाता है, इंक्रीज करता है। दूसरा कोरोनरी आर्टरी वैसोडाइलेशन, क्योंकि हमारे हार्ट की जो मसल्स हैं, कार्डियक मसल्स हैं, उनको कोरोनरी आर्टरी सप्लाई करती है, इसीलिए उसका डायलेशन भी करता है। जब उसका डायलेशन होगा तो ऑटोमेटिक ब्लड सप्लाई इंक्रीज होगी और मरीज के पेन कम होगा, पेन घट जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, बोथ बी एंड सी। ठीक है बच्चों, उसके बाद में चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, 19वां क्वेश्चन। 19वां क्वेश्चन है CABG इज स्टैंड फॉर। क्वेश्चन है CABG इज स्टैंड फॉर, ध्यान से सुनिएगा। ऑप्शन ए है क्रेनियल आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग, क्रेनियल आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग,
ऑप्शन बी है सेरिब्रल आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग, ऑप्शन सी है कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग, ऑप्शन डी है सेरिब्रल आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग। बच्चों ऑप्शन ए है क्रेनियल आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग, दूसरा है सेरिब्रल आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग, ऑप्शन सी है कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग, ऑप्शन डी है सेरिब्रल आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग। तो इसमें से फटाफट से जवाब दीजिए। जो CABG है उसका पूरा नाम क्या है, फुल फॉर्म। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग। करेक्ट आंसर है कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग। बच्चों हमेशा याद रखना, जो कोरोनरी आर्टरी है उसके ब्लॉकेज के बाद में ये प्रोसीजर किया जाता है कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग। इसका पूरा नाम होता है कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग, शॉर्ट में इसको हम कह देते हैं CABG। CABG। चलिए उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 20, 20वां क्वेश्चन। द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज इज। बच्चों पूछा गया है कोरोनरी आर्टरी डिजीज का मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है। ऑप्शन ए है एथेरोस्क्लेरोसिस, ऑप्शन ए है एथेरोस्क्लेरोसिस, बी है हाइपरग्लाइसीमिया, सी है स्ट्रेस, ऑप्शन डी है वैसोस्पाज्म ऑफ कोरोनरी आर्टरी। वैसोस्पाज्म ऑफ कोरोनरी आर्टरी। तो उसका करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों, कोरोनरी आर्टरी डिजीज का मोस्ट कॉमन कॉज क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आंसर ए। आंसर ए इज करेक्ट, एथेरोस्क्लेरोसिस। जो एथेरोस्क्लेरोसिस है वो कोरोनरी आर्टरी डिजीज का मोस्ट कॉमन कॉज है। बच्चों एथेरोस्क्लेरोसिस मीन्स होता है किसी भी वेसल का अपनी इलास्टिसिटी को खो देना, उसकी मसल्स का कमजोर पड़ जाना, रिजिड हो जाना, ठीक है, यानी प्रॉपर तरीके से ना वो फैल पाएगी ना सुगड़ पाएगी, तो वो कोरोनरी आर्टरी डिजीज कॉज होगी, ठीक है ना। अगला है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है इफ द ब्लड सप्लाई टू द हार्ट इज इंटरप्टेड मोर देन 6 मिनट इट मे कॉज। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ द ब्लड सप्लाई टू द हार्ट इज इंटरप्टेड मोर देन 6 मिनट इट मे कॉज। बच्चों पूछा गया है अगर ब्लड सप्लाई हमारे हार्ट की 6 मिनट से ज्यादा रुकती है तो क्या कॉज होगा, क्या होगा। ऑप्शन ए रिवर्सिबल MI होगा मरीज में, ऑप्शन बी कार्डियक अरेस्ट होगा, ऑप्शन सी इररिवर्सिबल MI होगा, या ऑप्शन डी कार्डियक ब्लॉक होगा। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी इररिवर्सिबल MI। हमेशा आप याद रखिएगा अगर हमारे कार्डियक मसल को ऑक्सीजन या ब्लड की सप्लाई 3 मिनट तक नहीं मिलती है, बच्चों 3 मिनट से ज़्यादा अगर ऑक्सीजन और ब्लड की सप्लाई हार्ट की किसी भी कारण से रुकती है या हम रोक देते हैं तो मरीज इररिवर्सिबल MI यानी कभी ना ठीक होने वाला हार्ट अटैक, यानी हार्ट अटैक से इररिवर्सिबल में वो चला जाता है, कभी भी वो रिवर्सिबल नहीं होता है। तो बच्चों चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 22। द लैक ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई टू द मायोकार्डियम ऑफ हार्ट लीड्स टू। द लैक ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई टू द मायोकार्डियम ऑफ द हार्ट लीड्स टू। अगर ऑक्सीजन की सप्लाई मायोकार्डियम में, हार्ट की मायोकार्डियम में घटती है, कम होती है तो क्या होगा। ऑप्शन ए फिब्रिलेशन, ऑप्शन बी हार्ट फेलियर, ऑप्शन सी एंजाइना, या ऑप्शन डी इंफ्रैक्शन। क्या होगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। इसका ऑप्शन सी है करेक्ट आंसर, एंजाइना। अगर किसी भी मरीज के हार्ट के अंदर ब्लड सप्लाई रुकती है तो उसको एंजाइना पेक्टोरिस, यानी जो पेक्टोरिस मसल है उसमें पेन होता है, पेन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो हमेशा ब्लड सप्लाई जब भी रुकती है हमारी मायोकार्डियम में, हार्ट की बीच वाली जो मायोकार्डियम लेयर है, तो उसमें एंजाइना देखने को मिलता है, ठीक है बच्चों। उसके बाद में चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज प्रीडोमिनेंट कॉज ऑफ एंजाइना। बच्चों पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज प्रीडोमिनेंट कॉज ऑफ एंजाइना। ऑप्शन ए है इंक्रीज
प्रीलोड, ऑप्शन ए है इंक्रीज प्रीलोड, ऑप्शन बी है डिक्रीज आफ्टर लोड, ऑप्शन सी है कोरोनरी आर्टरी स्पाज, ऑप्शन डी है इनएडिक्वेट ऑक्सीजन सप्लाई टू द मायोकार्डियम, इनएडिक्वेट ऑक्सीजन सप्लाई टू द मायोकार्डियम। बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है आंसर डी, इनएडिक्वेट ऑक्सीजन सप्लाई टू द मायोकार्डियम। अगर किसी भी मरीज के मायोकार्डियम में प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं पहुंचती है तो प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई भी नहीं पहुंचेगी। अगर ऐसा होता है, ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होता है, तो ये एंजाइना का कॉज है, ठीक है ना। उसके बाद में चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 24वां क्वेश्चन, द डायगोक्सिन इज एडमिनिस्टर्ड इंट्रावीनसली टू द पेशेंट एज ड्रग एक्ट 2। क्वेश्चन है डायगोक्सिन इज एडमिनिस्टर्ड इंट्रावीनसली टू द पेशेंट एज ड्रग एक्ट 2। तो ऑप्शन ए है डायलेट द कोरोनरी आर्टरीज, माने इसमें से क्या काम करती है डायगोक्सिन। बी इंक्रीज द मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी, इंक्रीज द मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी। सी डिक्रीज द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ द हार्ट, डिक्रीज द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ द हार्ट। अगला है डिक्रीज कार्डियक डिसएरिथमिया, डिक्रीज कार्डियक डिसएरिथमिया। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? फटाफट से कमेंट कीजिए। डायगोक्सिन इंट्रावीनसली अगर हम दें तो वो क्या करेगा? इसका करेक्ट आंसर होगा बी इंक्रीज द मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी। इसका सही आंसर होगा इंक्रीज मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी, बी। ठीक है बच्चों, ये मायोकार्डियल की जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी है उसको इंक्रीज कर देता है। उसके बाद में चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25, डायगोक्सिन इज नॉट गिवन व्हेन द हार्ट इज, यानी डायगोक्सिन कब नहीं देनी है। ऑप्शन ए बिलो 60 पर मिनट, यानी जब हार्ट की पल्स रेट यानी हार्ट रेट 60 पर मिनट हो, या बिलो 70 पर मिनट 70 से कम, बिलो 80 पर मिनट यानी 80 पर मिनट 80 से कम हो, या बिलो 90 पर मिनट 90 से कम हो। तो बच्चों फटाफट से आंसर कीजिए। जो डायगोक्सिन है वो किस स्थिति में नहीं देते, यानी हार्ट की रेट कितनी हो तब नहीं देते। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर है ए बिलो द 60 पर मिनट। बच्चों हमेशा याद रखना ब्रेडिकार्डिया की कंडीशन में, यानी जब हार्ट रेट घटती है उस कंडीशन में हम कभी भी डायगोक्सिन को नहीं देते, हम कभी भी डायगोक्सिन को नहीं देते, ठीक है। ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। उसके बाद में है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 क्वेश्चन, डोज ऑफ डोपामाइन यूज्ड टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ और फंक्शन ऑफ द हार्ट। डोपामाइन की कितनी ड्रग यूज करेंगे जो स्ट्रेंथ को और फंक्शन को हार्ट के को इंक्रीज करती है। तो बच्चों ऑप्शन ए है 1 to 5 म्यूग्राम पर केजी पर मिनट, ऑप्शन बी है 5 to 15 5 से 15 म्यूग्राम पर केजी पर मिनट, ऑप्शन सी 15 से 25 म्यूग्राम पर केजी पर मिनट। अगला ऑप्शन है डी 20 से 50 म्यूग्राम पर केजी पर मिनट। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? स्टूडेंट्स बताइए फटाफट से कमेंट कीजिए। इसका करेक्ट आंसर है बी, इसका करेक्ट आंसर है बी 5 से 15 म्यूग्राम पर केजी पर मिनट, यानी पर केजी वेट के हिसाब से हम इसको देंगे। कितना देंगे? 5 से 15 म्यूग्राम पर मिनट के बीच में, ठीक है बच्चों। तो ये डोपामाइन हमारे हार्ट की स्ट्रेंथ को, फंक्शंस को इंक्रीज कर देगा, ठीक है। चलिए उसके बाद में है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग यूज्ड इन प्रोसीजर ऑफ मेंटेनिंग CVP। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स यूज्ड इन द प्रोसीजर ऑफ मेंटेनिंग CVP, सेंट्रल वीनस प्रेशर। CVP मीन्स सेंट्रल वीनस प्रेशर। तो इसमें ऑप्शन है हेपेरिन, ऑप्शन बी है डोपामाइन, ऑप्शन सी है एट्रोपाइन एंड ऑप्शन डी है ज़ाइलोकिन। तो बच्चों फटाफट से बताइए, स्टूडेंट्स फटाफट से कमेंट कीजिए इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। आंसर ए इज करेक्ट आंसर, आंसर ए हेपेरिन, हेपेरिन करेक्ट है। इन चारों में से हेपेरिन एक ऐसी ड्रग है
जो सेंट्रल वीनस प्रेशर को मेंटेन करने के लिए दी जाती है। ठीक है बच्चों, उसके बाद में चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28, 28वां क्वेश्चन। क्वेश्चन है शॉक कैन बी डिफाइंड एज। बच्चों पूछा गया है शॉक को डिफाइन कीजिए। ऑप्शन ए हाइपोटेंशन, हाइपोटेंशन। ऑप्शन बी हाइपोपरफ्यूजन ऑफ टिश्यू। ऑप्शन सी हाइपोक्सीमिया एंड ऑप्शन डी है ऑल ऑफ एवर। तो इन चारों में से कौन सा आंसर सही है? तो इसका करेक्ट आंसर है डी, ऑल ऑफ एवर, ऑल ऑफ एवर। शॉक की कंडीशन में ये तीनों स्थितियां हाइपोटेंशन, हाइपर परफ्यूजन ऑफ टिश्यू एंड हाइपोक्सीमिया, तीनों ही स्थिति होती हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। साइन ऑफ कार्डियोजेनिक शॉक एक्सेप्ट, साइन ऑफ कार्डियोजेनिक शॉक एक्सेप्ट। तो ऑप्शन ए है सिस्टोलिक बीपी लोअर देन 90 mm ऑफ Hg। ऑप्शन बी है यूरिन आउटपुट लोअर देन 30 ml ऑफ पर आवर। ऑप्शन सी है ब्रेडिकार्डिया एंड ऑप्शन डी है कोल्ड एंड क्लेमी स्किन। तो बच्चों इन चारों में से कार्डियोजेनिक शॉक का साइन नहीं है, तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी ब्रेडिकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया कार्डियोजेनिक शॉक का साइन या लक्षण नहीं है। ठीक है बच्चों, उसके बाद में चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, 30वां क्वेश्चन। शॉक विच इज रिजल्टिंग फ्रॉम सीवियर एलर्जिक रिएक्शन। बच्चों पूछा गया है शॉक विच इज रिजल्टिंग फ्रॉम सीवियर एलर्जिक रिएक्शन, यानी सीवियर अगर किसी मरीज में एलर्जी हुई है, एलर्जिक रिएक्शन हुई है, तो उससे कौन सा शॉक होता है? ऑप्शन ए डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक, ऑप्शन बी सेप्टिक शॉक। बच्चों ऑप्शन सी है एनाफाइलेक्टिक शॉक, ऑप्शन डी है न्यूरोजेनिक शॉक। तो इसको सबसे पहले तो हम ये जानते हैं शॉक क्या होता है। शॉक मीन्स होता है सडन कोलैप्स ऑफ ब्लड सप्लाई, यानी ब्लड सप्लाई का किसी भी सेल, किसी भी टिश्यू, किसी भी ऑर्गन या जनरल सर्कुलेशन में से सडन कोलैप्स हो जाना, चले जाना। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? फटाफट से कमेंट कीजिए। सीवियर एलर्जी के दौरान कौन सा शॉक होता है? ऑप्शन सी, आंसर सी इज करेक्ट, एनाफाइलेक्टिक शॉक। बच्चों हमेशा याद रखना जो सीवियर एलर्जिक रिएक्शन है उस स्थिति में अगर किसी मरीज को कोई भी एलर्जिक रिएक्शन हो जाता है सीवियर, तो उस समय एनाफाइलेक्टिक शॉक मरीज में देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद में चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31। इफेक्ट ऑफ एड्रेनालाइन ऑन द हार्ट इंक्लूड्स। क्वेश्चन नंबर 31 है बच्चों, इफेक्ट ऑफ एड्रेनालाइन ऑन द हार्ट इंक्लूड, यानी हार्ट पर एड्रेनालाइन ड्रग का क्या यूज होता है, क्या इफेक्ट पड़ता है? ऑप्शन ए इंक्रीज द हार्ट रेट, ऑप्शन ए है इंक्रीज हार्ट रेट, यानी हार्ट रेट को बढ़ाता है। ऑप्शन बी है इंक्रीज सिस्टोलिक टाइम, यानी ये सिस्टोलिक बीपी को, सिस्टोलिक टाइम को बढ़ाता है। अगला है इंक्रीज द डायस्टोलिक टाइम, और डी ऑप्शन है इंक्रीज द रिलैक्सेशन टाइम। तो बच्चों फटाफट से कमेंट कीजिए स्टूडेंट्स। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ए, इंक्रीज द हार्ट रेट। जो एड्रेनालाइन ड्रग है, हमेशा याद रखना जब भी हार्ट कोलैप्स होता है, हार्ट अटैक की स्थिति में हम एड्रेनालाइन देते हैं। जो एड्रेनालाइन है वो एक इंट्राकार्डियक ड्रग है जो डायरेक्टली हम कार्डियक में यानी हार्ट में लेफ्ट वेंट्रिकल में देते हैं। और ये देने की जो साइट है वो लगभग होती है लेफ्ट साइड में बिटवीन 4 to 6, चौथी से लेकर के छठवीं रिब्स के बीच में। हमेशा आप याद रखना, हमेशा एड्रेनालाइन का जो इंजेक्शन है वो दिया जाता है हार्ट फेलियर के मरीज में, हार्ट अटैक के मरीज में, हमेशा 4 से 6वीं यानी 4 to 6 रिब्स के बीच में। ठीक है बच्चों, तो ये हार्ट रेट को इंक्रीज कर देता है, हार्ट रेट को बढ़ा देता है। ठीक, चलिए उसके बाद में हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 है कोल्ड शॉक इज ऑल्सो नोन एज, कोल्ड शॉक इज ऑल्सो नोन एज, यानी जो कोल्ड शॉक है उसको हम क्या कहते हैं, किस नाम से और जानते हैं? ऑप्शन ए है ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक, ऑप्शन ए है ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक, ऑप्शन बी है कार्डियोजेनिक शॉक, ऑप्शन सी है हाइपोवॉल्यूमिक शॉक एंड ऑप्शन डी है वैसोजेनिक शॉक।
तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, हाइपोवॉल्यूमिक शॉक। हमेशा याद रखना, जब भी ब्लड का वॉल्यूम घटता है तो उस स्थिति में जो शॉक होता है उसे हम हाइपोवॉल्यूमिक शॉक कहते हैं। उस स्थिति में मरीज में शिवरिंग होती है, कोल्ड शॉक भी कहते हैं इसको, इसलिए क्या कहते हैं, कोल्ड शॉक। चलिए उसके बाद में अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है मैनेजमेंट ऑफ कार्डियक अरेस्ट इंक्लूड एक्सेप्ट, माने इनमें से कार्डियक अरेस्ट का मैनेजमेंट क्या नहीं है। नंबर ए मैसिव आईवी इफ्यूजन, ऑप्शन ए है मैसिव आईवी इफ्यूजन, ऑप्शन बी है O2 थेरेपी, ऑप्शन सी है क्लियरेंस ऑफ एयरवे, ऑप्शन डी है कार्डियक कंप्रेशन। तो स्टूडेंट्स फटाफट से बताइए इन चारों में से कौन सा कार्डियक अरेस्ट का मैनेजमेंट नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, मैसिव आईवी फ्यूजन। हमेशा याद रखिएगा, जो O2 थेरेपी है, एयरवे को क्लियर करना या कार्डियक कंप्रेशन, जो तीनों ही ऑप्शन हैं वो करेक्ट हैं, क्योंकि इसमें एक्सेप्ट लगा हुआ है, इसलिए इसका आंसर है ए। बाकी का ये तीनों जो ऑप्शन है वो सही हैं। हम कार्डियक अरेस्ट के मरीज में सबसे पहला काम करते हैं, एयरवे को चेक करते हैं, सर्कुलेशन को चेक करते हैं, O2 थेरेपी देते हैं और कार्डियक कंप्रेशन करते हैं, यानी CPR करते हैं। हमेशा याद रखिएगा, कार्डियक अरेस्ट के मरीज में अगर आप प्रॉपर तरीके से CPR कर पाए तो हम मरीज को बचा सकते हैं, मरीज का मैनेजमेंट प्रॉपर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, मैसिव आईवी इफ्यूजन हम मरीज में नहीं करते। सबसे पहला काम हम O2 थेरेपी देते हैं, क्लियरेंस ऑफ एयरवे, एयरवे को क्लियर करते हैं और कार्डियक कंप्रेशन CPR देते हैं। चलिए उसके बाद में है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। डिफिब्रिलेटर इज यूज्ड इन सिचुएशन ऑफ, क्वेश्चन नंबर 34 है डिफिब्रिलेटर इज यूज्ड इन सिचुएशन ऑफ, माने जो डिफिब्रिलेटर इंस्ट्रूमेंट है, मशीन है, वो किस कंडीशन में यूज की जाती है। ऑप्शन ए है कार्डियक अरेस्ट, ऑप्शन ए है कार्डियक अरेस्ट, ऑप्शन बी रेस्पिरेटरी अरेस्ट, ऑप्शन सी शॉक एंड ऑप्शन डी पेरिटोनाइटिस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, फटाफट से जवाब दीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। हमेशा याद रखिएगा, जो डिफिब्रिलेटर है वो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो हम कार्डियक अरेस्ट की स्थिति में मरीज में लगाते हैं, उससे हम हार्ट को स्टिमुलेट करते हैं, जिससे हार्ट दोबारा से स्टिमुलेट हो करके वो अपने प्रॉपर वर्क कर सके। ठीक है, तो डिफिब्रिलेटर हमेशा कार्डियक अरेस्ट की स्थिति में हम यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद में चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है लोकलाइज्ड डायलेशन ऑफ एट्रियल वॉल इज नोन एज, क्वेश्चन नंबर 35 लोकलाइज्ड डायलेशन ऑफ एट्रियल वॉल इज नोन एज, माने एट्रियल जो वॉल है उनका लोकलाइज्ड डायलेशन को हम क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है एन्यूरिज्म, ऑप्शन बी है वैसो डायलेशन, ऑप्शन सी है वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन एंड ऑप्शन डी है हाइपरटेंशन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, आप फटाफट से जवाब दीजिए। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए एन्यूरिज्म। जो आर्टरीज हैं, आर्टरी की वॉल है, दीवार है, अगर वो लोकलाइज डायलेट हो जाती हैं, माने किसी लोकल जगह से फैल जाती हैं, तो ऐसा मसल की वीकनेस की वजह से होता है। तो हमेशा याद रखिएगा, इसके लिए एक टर्म यूज करते हैं, उसका नाम है एन्यूरिज्म। जो एन्यूरिज्म है वो लोकलाइज डायलेशन ऑफ आर्टीरियल वॉल कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है, तो स्टूडेंट्स बहुत बहुत धन्यवाद। आज का हमारा सेशन कंप्लीट हुआ। जिन स्टूडेंट्स ने लगातार हमारे सेशन को लाइव ज्वाइन किया, लगातार कमेंट्स किए, शेयर किया, उन सभी को धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो स्टूडेंट्स प्लीज़ हमारे चैनल को मिनी अटेम्प्ट को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, और बेल आइकन को दबाने के बाद ऑल पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे हमारे प्रॉपर नोटिफिकेशन आपके पास में जा सकें। थैंक यू वेरी मच। मेडिकल से रिलेटेड अच्छे अच्छे लेक्चर्स पाने के लिए हमारे चैनल मिनी अटेम्प्ट्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।